नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस ने गोवा में शिवसेना को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस नहीं लड़ेगी शिवसेना के साथ गोवा में चुनाव। आपको बता दें कि आज शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया, जिसमें संजय राउत ने कहा कि हमने काफी कोशिशें कांग्रेस से बात करके की कि हम तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमने सरकार बना रखी है, वैसे ही हम गोवा में तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगे। पर हमने कांग्रेस से इस सारे मुद्दे को लेकर बात भी की, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। यानी कि कांग्रेस अब शिवसेना के साथ गोवा में चुनाव नहीं लड़ेगी। और इसी बीच संजय राउत ने यह भी कहा कि इस बार कांग्रेस का यह कहना है कि वो गोवा में अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाएगी। जो सरकार लगातार दावा करती है महाराष्ट्र में कि तीनों पार्टियां मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाकर बैठी हैं और लंबे समय तक महाराष्ट्र में ये सरकार बनने चलने वाली है। और आज इन्हीं तीनों पार्टियों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में ही इन तीनों पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां हैं। जहां एक तरफ हम गोवा की बात करें तो गोवा में जहां तीनों पार्टियां ही अपनी सरकार को लेकर अलग अलग चुनावी वादे कर रही हैं, जहां शिवसेना का कहना है कि हम तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पर इस बीच कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस के शिवसेना के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ेगी गोवा में। और अब संजय राउत का कहना है कि वो एनसीपी के साथ गठबंधन कर गोवा में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा झटका शिवसेना को दिया है, अब देखना अहम ये होगा कि एनसीपी का इस पर क्या बयान सामने आता है। क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने भी इसी बात का ऐलान किया था कि इस बार गोवा विधानसभा का चुनाव एनसीपी अकेले लड़ेगी। अब शिवसेना पूरी तरीके से गोवा इलेक्शन को लेकर अकेली खड़ी हुई नजर आ रही है। कभी वो ये कहती, कभी वो ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गोवा का चुनाव लड़ेंगे। पर अब जिस तरीके से कांग्रेस अलग हट गई है शिवसेना से गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर, अब क्या एनसीपी शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी? क्या ये गठबंधन जिस तरीके से इसमें अलग राज्यों के चुनावों को लेकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या ये 3 पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक सरकार चला पाएंगी? क्योंकि अब ये सवाल लगातार बना हुआ है कि जो पार्टियां अलग राज्यों में भी अपने फायदे के चलते एक दूसरी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, तो कैसे ये लंबे समय तक महाराष्ट्र में सरकार को आगे तक चला पाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और 40 विधानसभा सीटों को लेकर गोवा में ये इलेक्शन होने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार गोवा में फिर से एक बार सरकार बनाने को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करने में लगी हुई है और कामों को लेकर भी बीजेपी काफी चीजें हैं जो गोवा की पब्लिक को देने की बात कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि वो प्रमोद सावंत को ही सीएम का चेहरा गोवा के लिए फिर से रखेंगे। इस वक्त वर्तमान में भी गोवा में बीजेपी की सरकार है। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिखा रही है कांग्रेस के, इस बार वो बीजेपी को अकेले टक्कर देने के लिए गोवा में खड़ी हो रही है और ये कह रही है कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से गोवा को लेकर जाहिर कर दी गई है, तो वहीं शिवसेना का अभी तक किसी भी चीज को ऐलान नहीं किया गया है गोवा के इलेक्शन को लेकर। संजय राउत ने यह कहा है कि वो भी अभी 1-2 दिन में गोवा जाने वाले हैं और मीटिंग करेंगे गठबंधन को लेकर भी। ये मीटिंग आगे चल के गोवा में हो सकती है कि एनसीपी के साथ गठबंधन करेगी शिवसेना, या फिर एनसीपी का इस पर क्या रुझान रहेगा, क्या वो शिवसेना का सपोर्ट करेंगे या फिर ये तीनों पार्टियां ही अलग अलग चुनाव गोवा के इस विधानसभा चुनाव में लड़ेंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी गोवा में चुनाव आने ही वाले हैं, रिजल्ट भी 10 मार्च को आ जाएंगे, पर इससे पहले काफी चैनलों ने गोवा के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सर्वे भी किए हैं। और इसी बीच TV9 भारतवर्ष का भी एक सर्वे सामने आया, जिसमें ये पूछा गया जनता से कि इस बार गोवा में किसकी सरकार बनेगी। तो ज्यादातर जो वोट परसेंटेज था वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। जहां 40 से 36% के लोग थे, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार ही गोवा में वापस आना चाहिए। तो वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ज्यादा सीटें मिलती हुई नहीं नजर आ रही हैं काफी सर्वों में, जो कि निकलकर गोवा के विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस जो गोवा के चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली का फॉर्मूला गोवा के चुनावों में अपना रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि फ्री बिजली और फ्री पानी देंगे अगर उनकी सरकार आती है गोवा में। जिस तरीके
तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से जनता को वहां पर भी फ्री का लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको यह भी बता दें कि जो सर्वे सामने आ रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को 10 से 9 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना अहम यह होगा कि 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को जो समीकरण, जो रिजल्ट निकलकर सामने आता है वो किस तरीके का होगा। क्या सर्वों में जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, जनता चाहती है कि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार गोवा में बननी चाहिए, क्योंकि गोवा में जो काफी अहम मुद्दे हैं वो ड्रग्स से लेकर तमाम टूरिज्म को लेकर इस तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने काफी काम गोवा में किया है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार ये सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार को चलते चलते 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। और इसी बीच अब खबरें ये भी आती हैं कि कभी ये तीनों पार्टियां गोवा में तीनों पार्टियां अलग होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि शरद पवार की तरफ से अभी गठबंधन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। तो यही पार्टियां, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि ये जो गठबंधन है वो काफी समय तक महाराष्ट्र में चलेगा और ये गठबंधन इसीलिए बना है क्योंकि वो महाराष्ट्र की जनता के लिए भलाई और अच्छे के काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। पर यही तीन पार्टियां आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव है इनमें अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पहले ही मना कर चुकी है, संजय राउत की कितनी ही कोशिशों के बाद कांग्रेस की तरफ से गठबंधन नहीं किया गया शिवसेना के साथ गोवा को लेकर। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी ये तीनों पार्टियां अलग ही दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ एनसीपी सपोर्ट कर रही है अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन भी शायद अब एनसीपी का टूट सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने यह कहकर नकार दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ मतभेद हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो तमाम जो चीजें हैं और कांग्रेस अपना चुनाव ही अलग उत्तर प्रदेश में लड़ रही है और अलग राज्यों की भी चुनाव, यानी कि अगर हम अलग उत्तराखंड से लेकर पंजाब की भी बात करें तो वहां पर भी ये तीनों पार्टियां अपनी ही सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और जो बलाईदार पद है उनके लिए ही महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई गई है। और ये चीजें 2019 में भी निकलकर सामने आई थी, जब नाना पटोले ने यह बयान दिया था कि बीजेपी को पीछे रखने के लिए ही हमने ये गठबंधन किया है। और इस तरीके की खींच ही संजय राउत से लेकर तमाम नेताओं की निकलकर सामने आई कि किस तरीके से 2019 में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी, उसके बावजूद भी बीजेपी को पीछे रखने के लिए इन तीनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया कि बीजेपी को पीछे रखा जाए। पर इसी बीच हम ये भी चीज देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बेशक बीजेपी की सरकार नहीं है, पर एक मजबूत विपक्ष में बीजेपी अभी भी महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जैसे ही कोई मुद्दा होता है उसको लेकर विधानसभा से लेकर या शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस मुद्दे को जरूर उठाते हैं। अब देखना अहम ये होगा कि कितने ही सर्वे गोवा के इलेक्शन को लेकर निकल कर आ रहे हैं। तीनों पार्टियां पहले ही अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस अरविंद केजरीवाल को लेकर कभी दिल्ली में आकर संजय राउत काफी तारीफ करते हैं और संजय राउत ने गोवा इलेक्शन यानी कि गोवा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तंज कसा और किस तरीके से ये तीनों सारी की सारी यानी कि जितना भी केंद्र सरकार के विपरीत जो विपक्ष है वो लगातार 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहा है। और वहीं अगर अलग चुनावों की बात की जाए तो ये तीनों चारों पार्टियां एक दूसरे के ही दुश्मन दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात की जाए तो ममता बनर्जी से लेकर तमाम पार्टियां अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पीछे रखने के लिए। वहीं और अगर अलग राज्यों की बात की जाए जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहीं पर ये सारी पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई दिखाई दे रही हैं। कभी संजय राउत की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ बयान है तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर तंज कसा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटों को पाने के लिए। अब देखना अहम यह भी होगा कि पंजाब से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर गोवा और उत्तर प्रदेश में किस तरीके के समीकरण निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई गई है। और अरविंद केजरीवाल का जो फॉर्मूला है फ्री बिजली और फ्री पानी का, वो सिर्फ गोवा में ही नहीं, उन्होंने इसी तरीके का जो ऑफर है वो गोवा के बाद पंजाब और उत्तराखंड में भी इसी तरीके से फ्री का लॉलीपॉप थमाने की जनता के सामने बात रखी है। अब देखना अहम ये होगा कि क्या जो गोवा से लेकर उत्तराखंड और पंजाब और उत्तर प्रदेश की जनता है ये फ्री के लालच में आएगी। क्या शिवसेना से लेकर एनसीपी और एनसीपी से लेकर ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल के इन फ्री के झांसों में आएगी, या फिर जिस तरीके से हमेशा से ही सर्वों के अनुसार चीजें और आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ये कितने ज्यादा सच होंगे ये देखना
बनता है कि क्या रिजल्ट आता है 10 मार्च को इन 5 राज्यों के चुनावों को लेकर। पर अहम बात यही है कि जिस तरीके से गठबंधन में अब बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, ये बोलना भी गलत नहीं होगा जिस तरीके की टिप्पणियां आज लोगों की सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं कि ये सरकार महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सत्ता लालच के लिए है। अगर अभी बस चले, अगर अभी इन पार्टियों का बस चले तो ये सरकार अभी कुछ महीनों में ही गिर सकती है। पर ये सरकार इसीलिए नहीं गिर रही है क्योंकि तीनों पार्टियों ने आपस में जो मलाईदार पद हैं वो बांट रखे हैं। जनता की फिक्र होती तो शायद सरकार पहले बनती ही नहीं, और बनती तो शायद टूट जाती, क्योंकि इन तीनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती। अगर एक पार्टी चाहती है कि ओबीसी आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए तो दूसरी उस बात को मानने से डिनाई करती है। और यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र में जो मराठी जनता है वो इस महाविकास आघाड़ी सरकार से काफी ज्यादा परेशान है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।